हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या भारत शासन अधिनियम। और कुछ बच्चों ने मुझको मैसेज किया था कि सर संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है उस क्रम में आप इस अधिनियम का डिस्कशन करें। तो आज हम इसको देखेंगे। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई भी चीज समझनी हो तो आप उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको जरूर समझें, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हो, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है, इस अधिनियम के बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि यदि हम ये समझ लें कि उस वक्त जब यह अधिनियम आया तो भारत में कौन सी घटनाएं या दुनिया में कौन सी घटनाएं घट रही थी, तो हम इसके प्रावधानों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहली मेजर चीज आपको जिक्र ये करना है कि उस वक्त ये जब कानून आया, ये अधिनियम आया, तो इसके पृष्ठभूमि में सबसे बड़ी घटना थी प्रथम विश्व युद्ध, जो कब हुआ था, शुरू हुआ था 1914 और खत्म कब हुआ था 1918। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ मेजर कंट्री जर्मनी थी, दूसरी तरफ मेजर कंट्री फ्रांस और ब्रिटेन थे। और 18 नवंबर में 1918 में इसका समापन हुआ। अब आप कहेंगे कि इसका भारत शासन अधिनियम से क्या लेना देना है। तो इसलिए लेना देना है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक तरफ इसमें कौन था, ब्रिटेन था, और दूसरी तरफ कौन था, जर्मनी। तो ब्रिटेन जीतना चाहता था और जीतने के लिए, लड़ाई जीतने के लिए आपको युद्ध में क्या चाहिए, युद्ध में चाहिए सैनिक। और ये लड़ाई भी 14 से 18 तक चली। तो सैनिक कहां से आएंगे, भारत क्या था, भारत उस समय ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो इस युद्ध में भारतीय और भारतीयों के सहयोग की अपेक्षा थी, इसलिए इसका एक रिश्ता है। दूसरी चीज ये कि इस युद्ध में कहा गया कि यह जो युद्ध है वह डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पे लड़ा जा रहा है। तो जब ये युद्ध डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के नाम पे लड़ा जा रहा था, तो दूसरी तरफ भारतीय जो राजनीतिक इलीट क्लास था, और स्पेशली इसको लीड कौन कर रहा था, भारतीय नेशनल कांग्रेस आईएनसी। तो ये मैसेजिंग हुई कि यदि हम इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग देते हैं तो युद्ध के बाद डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पे जो युद्ध लड़ा जा रहा है, तो हमें भी कुछ फ्रीडम मिलेगी और कुछ डेमोक्रेसी बेहतर तरीके से अपने यहाँ स्थापित की जाएगी। तो उन्होंने हमसे सहयोग मांगा और आईएनसी इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, और इसके लिए महात्मा गांधी की कई बार आलोचना होती है कि उन्होंने भारतीय युवकों को प्रेरित किया कि वे ब्रिटेन का साथ दें, सैनिक बने, युद्ध लड़े, इसके लिए उनकी आलोचना होती है। तो ये बैकग्राउंड थी। दूसरी चीज की 1916 में जो लखनऊ का सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर के एक प्लान बनाया जिसको हम कांग्रेस लीग प्लान कहते हैं। और यह प्लान संवैधानिक सुधारों की मांग को लेकर के था, क्योंकि हम सहयोग कर रहे थे और हमारे सैनिकों ने बहुत बढ़िया योगदान दिया। तो ये था कि यदि अंग्रेज डेमोक्रेसी और फ्रीडम की तरफ जाते हैं तो हमारा प्लान क्या होगा। एक्चुअली हम अंग्रेजों से जो चाहते थे, और इस समय ये दो मेजर पार्टीज थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो उन्होंने मिल करके एक प्लान बनाया जिसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश इस अधिनियम में जो
19 का उसमें की गई थी। तीसरी चीज के इस पृष्ठभूमि में ही तीसरी जो घटना घटती है जिसको हम कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन। अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा यह 20 अगस्त को की गई थी, 20 अगस्त 1917। ये कब था? 1916। और एक कब था? 1914 से 18 के बीच। तो एक क्रम है और इसके माध्यम से जो मॉन्टेग्यू थे, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, जो भारतीय मामलों को देखती थी, तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया, एक घोषणा किया और उसमें ये कहा गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में संवैधानिक सुधार होंगे और इसमें कुछ मुख्य बातें थी। और पहली बात ये थी अगस्त घोषणा की कि उत्तरदायी शासन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना का प्रयास किया जाएगा भारत में। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि वही हमारे मालिक थे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह एकाएक नहीं होगा, यह क्या होगा? क्रमशः होगा, यानी ग्रेजुअली। ये ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा। तीसरी चीज कि यह जो धीरे धीरे यानी स्टेप बाय स्टेप होगा, तो उसका जो क्रम है, स्टेप्स हैं कि कैसे उसमें चेंजेस लाए जाएंगे, इस स्टेप्स का जो निर्णय था वो भारतीय नहीं करेंगे, कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। और एक प्रकार से एक कंडीशन जैसी रखते हुए अंग्रेजों ने कहा, ध्यान रखिए अंग्रेज बहुत ही चालाक थे, इसीलिए व्यापार करने आए और हमारे मालिक बन गए। तो उन्होंने कहा कि सहयोग जरूरी है। किसका? भारतीयों का सहयोग जरूरी। यानी आप अभी हमको देखिए, ये कब आ रहा है? 1917 अगस्त में आ रहा है। युद्ध कब खत्म होता है? 1918 में, नवंबर में। तो उन्होंने 17 में कहा कि आप हमें सहयोग दें, भारतीय हमें सहयोग दें, तो हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ग्रेजुअली भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। तो ये पृष्ठभूमि थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कांग्रेस और लीग का एक प्लान था, कॉमन प्लान था, और प्लस जिसमें मॉन्टेग्यू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे उस समय, उनकी घोषणा थी जिसमें मूल बिंदुओं को रखा। अब हमें यह देखना है कि इसमें कहा क्या गया। तो पहली चीज आप देखेंगे, जो जैसे हम लोग अपना संविधान पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले क्या आती है? प्रस्तावना। 1919 का अधिनियम वह पहला अधिनियम था जिसमें किसका यूज हुआ था? प्रस्तावना का यूज हुआ था। जो बाद में वही नहीं, लेकिन प्रस्तावना को हमने अलग फॉर्म में यूज किया अपने संविधान में, लेकिन प्रस्तावना पहली दफा कब आया था? 1919 के अधिनियम में। और इसमें कुछ विशेष बातें थी जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें पहली चीज ये कही गई कि जो भारत है वह ब्रिटेन का, भारत क्या होगा? जो भारत है वह जो भी संवैधानिक सुधार होंगे, लेकिन जो ब्रिटेन भारत है वह ब्रिटेन का अखंड भाग होगा। भारत क्या होगा? ब्रिटेन का। यानी कोई भी चेंज आए, संवैधानिक कोई भी सुधार आए, बट इंडिया विल रिमेन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। वो जो लाइन थी उसको खत्म होना, यानी आजादी की बात ही खत्म नहीं थी, इसमें बात खत्म थी आजादी की,
इसमें केवल संवैधानिक सुधार और सहूलियत की बातें थी। और जाहिर सी बात है कि यहाँ फिर कहा गया कि ये जो परिवर्तन होंगे दे विल बी ग्रेजुअली। और उससे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि भारतीयकरण होगा। भारतीयकरण किसका? प्रशासन, शासन का, प्रशासन का भारतीयकरण होगा। और तीसरी चीज जो कही गई कि जो सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, स्व शासित संस्थाओं का विकास किया जाएगा। तो इंडिया इंटेग्रल पार्ट रहेगा ब्रिटिश एम्पायर का। इंडियनाइजेशन होगा गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट में व्यवस्थापिका कार्यपालिका दोनों ही लेवल पे भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और जो प्रशासनिक संस्थाएं उसमें सेल्फ गवर्निंग बॉडी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स, ये मुख्य उद्देश्य थे किसके? प्रेमबल के माध्यम से 1919 के अधिनियम। अब दूसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए आप एक्चुअली 1919 के अधिनियम को जानते हैं, अब दूसरा पॉइंट कर सकते हैं, इसको आप कहते हैं द्वैध शासन। दिस इज द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? दोहरा शासन। द्वैध से मतलब दो, जहां दो शासक हो। तो शासक दो नहीं, ऐसा नहीं कि दो दो गवर्नर हो गए, ऐसा नहीं था कि प्रांत में दो दो गवर्नर हो गए। लेकिन प्रांतीय स्तर पर ध्यान रखिए, ये कहां था? प्रांत। प्रांत में इन्होंने क्या किया कि जो प्रांत के विषय थे उसको दो भागों में बांट दिया। एक को इन्होंने कहा आरक्षित विषय, और दूसरे को इन्होंने कहा हस्तांतरित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। आरक्षित और आरक्षित और हस्तांतरित विषय, दो विषय बनाए गए। और इसमें ये कहा गया कि जो रिजर्व कौन कर रहा था? ब्रिटिश कर रहे थे ना, तो ये किसके पास होगा? गवर्नर की कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके पास होगा। ये पहले ही सारे विषय थे, अब कुछ विषयों को क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया। और ये किसको? जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, यानी जन प्रतिनिधियों को, जो कि निश्चित रूप से भारतीय होते, उनको कुछ विषय ट्रांसफर किए गए। तो जहां सरकार या शासन को दो रूल कंट्रोलिंग पावर हो गई ना, एक गवर्नर और उसके, गवर्नर तो सबसे ऊपर था, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और दूसरे क्या था? जनप्रतिनिधि थे, जो चुनकर आने वाले थे जनता के द्वारा, और जो वहां की विधान सभाओं के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। यहां जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी काउंसिल की, वह कहां थी? गवर्नर के प्रति थी। और यहां किसके प्रति थी? वह विधान सभाओं के प्रति थी। तो इसको हम कहते हैं द्वैध शासन। और यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। तीसरी चीज कि प्रांतीय लेवल पर ही जो गवर्नर की परिषद थी, कार्यकारी परिषद, उसमें इंडियनाइजेशन की बात हुई थी ना, जब हमने कहा था कि प्रियम्बल में फोकस किस पे किया? भारतीयकरण की बात की गई। तो उसमें भी ये कहा गया कि यहां पे भारतीयों की जो संख्या होगी, उसको क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। और बढ़ाने का ये था कि जो बड़े स्टेट थे, जो बड़े प्रांत थे, वहां पे दो, और जो छोटे थे
वहां पे एक, कम से कम इस काउंसिल में एक, और जहां 4 संख्या थे वहां 2 लोग भारतीय होना जरूरी था। तो ये मेजर चेंज थे जो प्रोविंस के लेवल पे हुए थे। एक और बात हम यहाँ देख सकते हैं, और वह यह कि जो विधानसभाएं थे, विधानसभा इस स्तर पर ध्यान रखिए, हम प्रांत की बात कर रहे हैं, यहां में संख्या बढ़ाई गई और इसको कहा गया कि यह 60 से 140 के बीच होगी। जो बड़े प्रांत थे, ध्यान रखिए, जो टोटल प्रांत थे ब्रिटिश को कितने थे? 9 थे, जिसमें बंगाल, मुंबई और मद्रास बड़े प्रांत हुआ करते थे। तो कुछ बड़े कुछ छोटे, तो अधिकतम 140 और 60 जो है न्यूनतम रखा गया। और इसमें यह भी कहा गया कि कोशिश ये की जाएगी कि जो मेजॉरिटी है, इसमें जो बहुमत है किसका हो? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रहे। तो 80% एक प्रकार से जो प्राइवेट कह लीजिए, यानी सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड नहीं, बल्कि जनता के द्वारा, जनता के बीच से चुने हुए लोगों को होना था। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जिसको हम देखते हैं 1919 के अधिनियम में, और स्पेशली जो ये चेंज हुआ था वो हुआ था प्रांत के लेवल। अब हम थोड़ा सा ये भी देखें कि प्रांत में तो इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल सरकार जो आंशिक थी, देखिए आंशिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उस पे तो गवर्नर था और उसकी काउंसिल थी, वे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जब यह पूछा जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल सरकार कब शुरू हुई, तो आप निश्चित रूप से 1919 अधिनियम की बात करेंगे। लेकिन यह पार्शियल था, यह कंप्लीट नहीं था। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अब हम देखते हैं 5वां जो बिंदु है, और जो किस लेवल पे है, वह सेंटर के लेवल पे है, सेंटर के लेवल पे केंद्र। और ध्यान रखिए, अब राजधानी दिल्ली आ चुकी थी, तो यहां पे पहले की तरह अनुत्तरदायी सरकार थी, यानी जो गवर्नर जनरल था, जिसको हम वायस राय बोलते थे, वह कृषि के प्रति इंडिया में रिस्पॉन्सिबल नहीं था। यद्यपि वहां भी सेंटर में भी व्यवस्थापिका आई, एक नए फॉर्म है, उसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन गवर्नर जनरल इतनी ज्यादा विशेषाधिकार थे, स्पेशल पावर थे कि वह कहीं भी जो लेजिस्लेचर थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर थी, केंद्रीय व्यवस्थापिका थी, उससे वह सीमित नहीं हो सकता था। ध्यान रखिए, एट एनी कास्ट ब्रिटेन का मकसद ये था भारत को अपने अधीन बनाए रखना। इसीलिए उन्होंने प्रेम्बल में कहा था कि भारत क्या रहेगा, ब्रिटिश एम्पायर का इंटीग्रल पार्ट बना रहेगा। और यह वह बाउंड्री थी जिसके भीतर रहते हुए उनको जो कुछ भी सहूलियतें दे पा सकते थे हिंदुस्तानियों को, उन्होंने देने की कोशिश की। तो जो गवर्नर जनरल था, वायसराय था, ही वाज स्टिल सो पावरफुल कि वह सुपरसीड कर सकता था किसी भी डिसीजन को जो विधानसभा करती है। तो यहां क्या था, प्रांत में रिस्पॉन्सिबल, पार्शियल रिस्पॉन्सिबल या आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार, और सेंटर में क्या थी, अनुत्तरदायी सरकार। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज केंद्रीय व्यवस्थापिका के लेवल पर आई, और जो हमारी संसद का वर्तमान रूप है वो एक्चुअली इसी की देन है, जिसको हम कहते हैं द्विसदनात्मक। पहले एक सदन था, और पहली बार 1919 के अधिनियम से, तो इसको अंडरलाइन कीजिए कि द्विसदनात्मक यानी 2
चैम्बर की जो आज लोकसभा और राज्यसभा है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? 1919 के अधिनियम के तहत हुई थी। अब ये दो चैम्बर कौन थे? तो पहले को कहा गया केंद्रीय विधानसभा, अंग्रेजी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और इस नाम से आपको कुछ याद आया? इसी के सेंट्रल हॉल में भगत सिंह और उनके साथियों ने बम फेंका था। लेकिन यहां एक और चीज ध्यान रखिए कि भगत सिंह का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। वे देख रहे थे कि जो ये जलियांवाला बाग के बाद की घटनाएं की हम चर्चा कर रहे हैं जो भगत सिंह के संदर्भ में, तो वो देख रहे थे कि नहीं, ये सरकार तो सुन नहीं रही है। तो उस भरी सरकार को सुनाने के लिए उन्होंने बम फेंका था। किसी की हत्या भी इसमें नहीं हुई, किसी के देहांत भी नहीं हुआ, लेकिन जो बम फेंका गया था, यू शुड नो इट, कि वह केंद्रीय विधानसभा, उसका जो सेंट्रल हॉल था, उसमें फेंका गया था। और दूसरी जो थी राज्य परिषद थी, राज्य परिषद थी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य परिषद। और यह जो इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 145 थी और यह कितनी थी? 60 थी। यहां भी ध्यान रखिए कि यह कोशिश की गई कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और एक चीज और ध्यान में रखिए कि ये जब द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका आ गई तो निर्वाचन को भी, जो जनता के द्वारा निर्वाचन होता है, इसको भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 1919 के नियम के द्वारा। और उस समय तमाम टर्म और कंडीशन थे, जो टोटल पॉपुलेशन थे, ओनली 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन किसमें आते थे? वे, उनके पास मताधिकार था। बट इट वॉज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी हम 1947 में आज़ादी के बाद हमने 1950 में लागू के संविधान के द्वारा दिया, जिसमें सबको वयस्क मताधिकार था, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बड़े सीमित लेवल पर होती है 1919 के अधिनियम के माध्यम से। तो कोशिश यहाँ भी की गई कि जो निर्वाचित मेंबर हैं वे क्या हो, उनका बहुमत हो दिखाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार किस नाम से लड़ा गया था? डेमोक्रेसी के नाम से लड़ा गया था और फ्रीडम के नाम से लड़ा गया था। एक और उसमें स्लोगन था सेल्फ डिटर्मिनेशन। उससे हम बहुत दूर थे, वो तो देने वाले नहीं थे, वो फ्रीडम भी नहीं देने वाले थे। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रहते हुए, इंटीग्रल पार्ट रहते हुए, वे जितनी आज़ादी दे सकते थे, जितना डेमोक्रेटिक हो सकते थे, उन्होंने होने की कोशिश की। और एक आखिरी बात, जो भी पॉइंट हो आप देख लीजिएगा, तो उन्होंने राजाओं को भी जोड़ा, जिसको हम कहते हैं नरेश मंडल। और इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में। और इसमें जो सदस्य थे, छोटे बड़े जो रियासतें थी, उसकी संख्या भी 121 थी। तो 21 से 121 को आप याद रख सकते हैं। और एक चीज और, यह जो पूरा हमारा अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, वह लागू भी कब हुआ? 1921 में लागू हुआ। तो ये कुछ मेजर पॉइंट थे। मैं फिर आपको दोहरा दूं कि 3 बातों के लिए आप इसको याद रखेंगे 1919 के अधिनियम को। पहली चीज कि द्वैध शासन प्रणाली, दूसरी चीज कि एक संविधान में प्रस्तावना रखने की जो बात थी, पहली दफा 1919 के अधिनियम में आई, तीसरी चीज जनता के द्वारा निर्वाचन की प्रक्रिया जो शुरू हुई वह 1919 के माध्यम से हुई,
यदि आपको मैं बता दूं उस समय जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 10% ही क्या थे, मतलब ज़्यादा थे। लेकिन यह वह शुरुआत है जो बाद में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने वाला था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।